शानदार गेंदबाजी करने वाले मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। थोड़ी ही देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें औपचारिक समारोह में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। शमी के अलावा बैडमिंटन स्टार चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज को खेल रत्न अवार्ड दिया गया, जबकि शमी समेत 26 एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। अवार्ड पाकर मोहम्मद शमी ने कहा कि उनके लिए सपने के सच होने जैसा है। शमी से जीएनटी ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त मेरे साथ हैं अर्जुन अवार्डी और देश के तेज गेंदबाज शमी भाई, ये अर्जुन अवार्ड आपके लिए कितना प्रेस्टिजियस, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि उनके घर में जो आप लोग जो बना देना पीछे कबर्ड, उसमें अर्जुन अवार्ड भी हो, नेशनल अवार्ड हो। देखिए बहुत बड़ी बात है यार, लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट है और मेरे लिए नहीं, जितने भी अर्जुन अवार्ड के हकदार रहे हैं सबके लिए बहुत बड़ी बात है और ये प्राउड फीलिंग है। ये फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की जा सकती क्योंकि ये एक ड्रीम है। वर्ल्ड कप आया, शुरुआती मैच मिस हुए, लेकिन उसके बाद जो कमाल किया, जो गेंदें जो आपकी गेंदों ने कहर बरपाया है इस बार, वो कमाल था। सर मैं कोशिश करता हूँ, मेरा जॉब है, प्रोफेशन है, मैं प्यार करता हूँ अपनी उस सेम पोजीशन को, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मैं उसको पूरा करूँ और पूरी तरीके से अपने रोल को निभाऊँ। जितना प्यार आपसे पूरा देश करता है, माँ तो खैर करती ही है, ये इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए मम्मी और पापा का आप किसी के भी माँ बाप को ले लो तो वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है, उसकी जगह कोई नहीं भर सकता। और जो सपोर्ट मेरे माँ बाप या भाई बहन ने जो मुझे दिया है इस क्रिकेट को लेकर, शायद बहुत मुश्किल था उस कल्चर में से निकल कर जाना और उस कल्चर में से यहाँ तक पहुँचना। यहाँ से फोकस T20 वर्ल्ड कप का है, तो क्या आप खुद को उस थॉट प्रोसेस में आपने अपने आप को रखा है? देखिए हमेशा जब T20 की बात होती है तो समझ में नहीं आता कि हाँ, काफ़ी बार समझ में नहीं आता कि हम सीन में है नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ है कि मैं जो मानता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी T20 वर्ल्ड कप से पहले IPL है आपके पास, तो वो बहुत एक अच्छा मौका है आपके मोमेंटम लाने के लिए, आपका रिदम बनाने के लिए। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि आगे जो होगा, बट अभी अगर वर्ल्ड कप से पहले थोड़े से मैच आपको T20 मिल जाते हैं तो आपको रिदम कैसा है और आपकी परफॉर्म कैसी है वो टीम मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। अगर उनको पसंद होगा तो हम हाजिर हैं। बिल्कुल, सो मच शमी भाई, और हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं अर्जुन अवार्ड के लिए। तो ये थे मोहम्मद शमी, इनका साफ तौर पर कहना था कि कोशिश होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलता है और फैमिली का जो सपोर्ट था वो भी इनके करियर में बहुत ज़रूरी रहा था। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पे हैं। अयोध्या में वो विकास कार्यों की समीक्षा के लिए पहुंचे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने वाला है। योगी आदित्यनाथ आज इस कार्यक्रम के लिए चल रही तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अयोध्या पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ का आज श्री राम जन्मभूमि परिसर जाने का कार्यक्रम है। इसके बाद वो लता मंगेशकर चौक, टेंट सिटी का दौरा भी करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर योगी आज संतों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर सुबह हनुमानगढ़ी में पूजा करते हुए योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए। उसके बाद आज वो अयोध्या की तैयारियों का जायजा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आज संतों के साथ बैठक का कार्यक्रम भी रहेगा। लता मंगेशकर चौक, इसके बाद वो जाएंगे और टेंट सिटी का दौरा भी आज योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। आज संतों के साथ उनकी बैठक अहम मानी जा रही है क्योंकि आज कई तरह के कार्यक्रमों के बारे में वो जानकारी लेंगे और कई व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी शिल्पी सेन हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो शिल्पी, आज के अयोध्या दौरे की बात कर लेते हैं। किस प्रकार से अयोध्या दौरा उनका आगे बढ़ने वाला है, जरा जानकारी दे दीजिए।
देखिए, जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है और इतना भव्य समारोह है कि उसमें श्री राम ट्रस्ट तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी भूमिका इस लिहाज से है कि पूरे अयोध्या को इसके लिए तैयार करना, जो गेस्ट आएंगे, जो वीवीआईपी गेस्ट आएंगे, उनके साथ ही जो आम जनमानस दर्शन के लिए आएंगे, उससे पहले जिस तरह से अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है, इन सभी बातों की समीक्षा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में ये खास बात है कि वो अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के साथ पहले अयोध्या आंदोलन में भी शामिल रहे, मंदिर आंदोलन में, इसलिए उनका लगाव भी माना जाता है और यहाँ जब भी वो आते हैं समीक्षा तो करते ही हैं, लेकिन जैसा कि कोई भी राम भक्त आता है तो हनुमानगढ़ी के, क्योंकि हनुमान जी महाराज के बिना अनुमति के कहते हैं अयोध्या में कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए उसके दर्शन भी उनके वो करते हैं, रामलला का भी दर्शन करते हैं। लेकिन इस बीच अयोध्या में कैसी रौनक है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं अशरफी भवन के विद्यालय में हूँ और अनादि ब्रह्म ये विद्यालय है, वैदिक रीति से यहाँ शिक्षा दी जाती है और ये जो छात्र हैं आप देखिए, ये स्वस्ति वाचन का अभ्यास कर रहे हैं। वैसे तो इनको ये सिखाया जाता है, लेकिन इस बार ये इसलिए खास है क्योंकि अब प्राण प्रतिष्ठा के दिन वो बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ करने वाले हैं और उसमें ये सभी छात्र शामिल होंगे। तो कुछ छात्रों से बात करती हूँ। ये बताइए कि 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे, तो कितनी खुशी है आपको? आप लोग तैयारी कर रहे हैं? बहुत खुशी है। तैयारी हो रही है जी, स्वस्ति वाचन वेद पाठ सब हो रहा है। स्वस्ति वाचन वेद पाठ सब हो रहा है। आप बताइए कि कितना उत्साह है और अभी कितने घंटे आप लोग पढ़ाई करते हैं और उसके अलावा अलग से यहाँ पर क्या होने वाला है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं यहाँ मंदिर भी है, तो गुरुजी तैयार अलग से कुछ करवा रहे हैं। अभी अयोध्या में जितनी तैयारियां हो रही है, सभी गलियों को भी सजाया जा रहा है और ये बहुत सारे कार्यक्रम अयोध्या में होने वाला है। अपने अशरफी भवन पीठ में वेद पारायण हो रहा है, कई शास्त्र पारायण हो रहे हैं, सभी वैदिक विद्वान लोग हैं, सब लोग पाठ करते हैं। प्रतिष्ठा अच्छी हो, भगवान का आगमन हो रहा है, इसलिए प्रकृति भी पूरा पलक पावड़े बिछा रही है। हमारी सरकार भी बहुत ही अच्छा स्वागत में लगी हुई है। आज मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं समीक्षा करने के लिए। ये बताइए कि जिस तरह से सदियों से इसकी प्रतीक्षा हो रही थी, आप कितने साल से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और कैसा अब लग रहा है कि एक सपना पूरे होने जैसा है? और बचपन में तो आपने नहीं ऐसा सोचा होगा, तो बिल्कुल अलग कुछ लग रहा है। जी, हम यहाँ से दो साल से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, अपना अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम यहाँ नहीं थे, लेकिन जब से आप यहाँ पे हैं, राम भगवान के मंदिर की स्थापना हो रही है, बहुत उत्सुकता है, बहुत ही हर्ष है कि हमारे राम दरबार फिर से प्रतिष्ठित होगा, हमारे राम जी फिर आएंगे। और हमारे योगी जी, मोदी जी, माननीय योगी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनने प्रण लिया था और आज हमारे राम जी विराजमान होने जा रहे हैं। बिल्कुल, राम जी विराजमान होने जा रहे हैं, असंख्य जनमानस के आराध्य। आप बताइए क्या तैयारी की है और क्या क्या उस दिन होगा? आप क्या करेंगे उस दिन? हम लोग को बहुत खुशी रहेगी और हम लोग जैसे दिन तो और लोग भी यहाँ आएंगे। हाँ, और हम लोग हर एक दिन हमारे अशरफी भवन में पाठ होता है, मतलब श्री सुत पुरुष स्वास्थ्य का पाठ होता है हर रोज मंगल कामना के लिए। आप बताइए कितना उत्साह है और ये जो तैयारी है उस दिन, क्योंकि उस दिन तो दर्शन करने हर कोई नहीं जा पाएगा, उसके बाद दर्शन की कितनी अभिलाषा है, कितनी इच्छा है? बहुत अभिलाषा है जो है कि हमारे राम जी फिर से दोबारा विराजित हो रहे हैं अपने महल में और बड़ी बड़ी तैयारी की जा रही है। हमारे यहाँ पाठ भी होता है सुबह शाम दोपहर में और आरतियां भी की जाती है और जो खूबसूरत अच्छी तरह और तैयारियां चल रही हैं और कई तैयारियों के बीच योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हैं। शिल्पी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं भगवान राम की। देखिए, अयोध्या में वापसी हो रही है, हम सभी जानते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का वक्त भी अब बेहद करीब आ चुका है। आज पूरा देश राममय हो रहा है, राम की भक्ति में पूरी तरह से लीन है और इसके लिए सुर संगीत का सहारा तो लिया ही जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना किसी न किसी गायक के गाए हुए राम भजन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर राम भक्तों को लगातार प्रेरित कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी भगवान राम के लिए एक ऐसा ही गीत तैयार किया है। मनोज तिवारी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि राम भजन उनके लिए कितना खास है और कितना महत्व रखता है। हर कोई राम को अपने मन में बसाना चाहता है, अपने हृदय में बसाना चाहता है और इसके लिए संगीत और सुरों का जो है वो सहारा लिया जा रहा है। सांसद मनोज तिवारी जो भगवान श्री राम को लेकर के गीत जो है वो तैयार किया है। मनोज जी, एक गीत भगवान श्री राम को लेकर के तैयार किया है,
सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप जो गीत आपने बनाया है वो गुनगुना कर सुना दीजिए। थैंक यू सुशांत जी। अरे ये गीत जो है ना, ये हमारे अमित धुल है हरियाणा से, ये और हम और हमारा एक छोटा भाई है शीतल पांडे, हम लोग मिलके गाए हैं और बहुत प्यारा है। इसको रखना, देखिए सभी लोग गीत गा रहे हैं, भगवान राम, मैं पूरा देश क्या संसार हो रखा है, सनातनी जहां है, और जो लोग किसी और को मानने वाले हैं वो भी इस रस में डूबे हुए हैं, भाव में। हम लोग का गाना आ रहा है कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। बहुत ही सुंदर ये भजन है, बहुत सुंदर ये गीत है, लेकिन अब इसके पीछे बात करते हैं कि इसके पीछे मकसद क्या है। देखिए मकसद तो यही है कि राम के थे मतलब मर्यादित थे, राम के हैं मतलब मर्यादा में हैं, और राम के रहेंगे मतलब मर्यादा में ही रहेंगे। इसमें एक लाइन है, सनातन है सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे। अब ये लाइन, इस पंक्तियों में हम लोग कहना चाहते हैं कि सेवा करना धर्म हमारा। दुनिया का कोई धर्म जो सेवा करना उसी को धर्म मानता हो, और हम फिर कहते हैं हम श्री राम के बच्चे हैं, सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं। हम किसी और को कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन सनातनी लोग वो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। सनातनी वही है जो सच्चाई के रास्ते पे चलता हो, दया करुणा के रास्ते पे चलता हो, क्योंकि सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। तो हम ये गाना के मार्फत ये भी दे रहे हैं कि हमारा सेवा करना हमारा धर्म है। बहुत सारे गायकों ने गीत बनाया है, बहुत प्यारे प्यारे बनाए हैं, सबका गाना बहुत अच्छा है। हम लोग भी थोड़ा सा इस भाव में रहना चाहते हैं कि आने वाली सैकड़ों साल, हजारों साल भारत की उस जो संस्कृति है कि राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। वास्तव में सनातन धर्म को जितना समझेगा कोई, उसको न मानव होने के लिए क्या क्या रास्ते चुनने चाहिए वो सब जान के गर्व होगा। जैसे इसमें गाना गाया है ना कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जो पतित को भी पावन समझता हो, जो पतित को भी पावन करने की क्षमता रखता हो, रघुपति राघव राजा राम। और उसके बाद रघुकुल रीत सदा चली आई, याद ही तो दिला रहे हैं, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये हमारा धर्म है, हम जो कहेंगे ना उसका पालन करेंगे। और देखिए हमारा सत्य सनातन क्या कहता है कि अभी इस गाने को अभी हम लोग जितना दिए हैं ना, अब इसको हम बढ़ाएंगे, इसका पार्ट 2 भी आएगा कि दूसरे के स्त्री को माता समझना, दूसरे के धन को मिट्टी समझना, मातृवत परदारेसु परद्रव्येसु लोष्टवत। यह हमारा सनातन है।
तो हम जब कहेंगे ना कि राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे, मतलब हम इसी भावना के रहेंगे, ये सोच करके हम लोगों ने गाया है। और बहुत सुंदर ये गीत जो है आपने गाया है। प्रधानमंत्री जो है आजकल सब राम के भक्तों के जो गीत हैं जो गुनगुना रहे हैं, पूरे देश भर में उसको ट्वीट कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं। क्या उम्मीद है कि इस भक्ति में गीत को प्रधानमंत्री जो है वो भी शेयर करेंगे? वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने एक गीत को जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया से उन्होंने कर दिया, इसका मतलब उन्होंने सारे राम जी के गीतों को कर दिया। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका किया नहीं, उसका नहीं, सबको किया, क्योंकि उन्होंने मन की बात में भी कहा कि भगवान राम जी के तरह तरह के गीत बना रहे, आप लोग बनाइए। अब वैसे हम लोगों का भी कहीं नजर पड़ गया इस गीत पे उनका, लेकिन हम अलग से कहने नहीं जाएंगे। ये नहीं कि मैं सांसद हूं तो मैं सर को बोलूंगा कि सर मैंने गीत गाया है या हम अमित धूल और शीतल गाए हैं, तो ये नहीं बोलूंगा। अगर ये गाना ने कहीं से उनको आकर्षित कर दिया तो हम लोग एक जोरदार अयोध्या जी में पार्टी जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मनोज जी, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, न्योता मिला है आपको अभी? नहीं, न्योता तो हमको नहीं मिलेगा ना, क्योंकि हमारा न्योता हो गया है कि तुम जहाँ के सांसद हो अपने लोकसभा क्षेत्र में घर घर लोगों के साथ दिया जलाओ। तो एक न्योता मिला है, वो हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य गुरु जी, उन्होंने कार्यक्रम के लिए मुझे न्योता दिया है, मेरा कार्यक्रम रखा भी है। लेकिन अब मैं देखता हूँ, एक बार पूछूंगा जगह जगह से कि मुझे क्या करना चाहिए। तो निमंत्रण तो है, लेकिन सांसद की जो हमारी जिम्मेदारी है वो मुझे 22 तारीख की शाम अपने क्षेत्र में रहने को मजबूर कर रही है। बहुत सुंदर ये गीत आपने जो है वो गुनगुनाया है और बनाया है। उम्मीद है कि दुनिया भर को ये गीत जो है वो पसंद आए। आखिरी में हम चाहेंगे कि 2 बोल एक बार फिर से अपने, हम आज जब आपसे बात कर रहे हैं ना, तो इसको इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने दे दिया है, लोग रील बनाए, लोग सपोर्ट करें। और 10 तारीख को ये गाना वीडियो के साथ आ जाएगा, धुल एंटरटेनमेंट पे आ जाएगा। धुल एंटरटेनमेंट इसका है और बहुत बड़े स्तर पे हम लोग कर रहे हैं। मतलब सत्य सनातन की सेवा है और भगवान राम का मंदिर 500 साल बाद बन रहा है, तो उस अवसर पे आप लोगों का इतना करना, तो हम लोगों का भी जो जोश है ना वो गाने में कि राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे, राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आज तक पर दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिन्होंने राम जी को लेकर के एक गीत जो है वो बनाया है और किस तरीके से वो उसको गुनगुना रहे हैं और भक्ति में, रस में जो है वो डूबे नजर आ रहे हैं। और अब आपको रामलला के नए मंदिर की दिव्य झलक दिखाते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला के नए मंदिर का वीडियो जारी किया है। पहली बार रात में मंदिर की भव्य तस्वीरें सामने आई। देखिए दूधिया रोशनी से सराबोर राम मंदिर की अद्भुत झलक। रात की चांदनी में रामलला का भव्य मंदिर कुछ यूं निखरता है। दूधिया रोशनी में करोड़ों राम भक्तों की आस्था का ये केंद्र कुछ यूं सजता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण की रात के वक्त ली गई तस्वीरें शेयर की हैं। इस वीडियो में राम मंदिर की अतुलनीय छटा देखते ही बन रही है। मनमोहक नक्काशी, मंदिर परिसर के सुंदर गलियारे, राम मंदिर के मुख्य द्वार की भव्य तस्वीरें, नजारा ऐसा जो आंखों के जरिए मन में समा जाए। प्रवेश द्वार पर बजरंगबली, गरुड़ और सिंह की मूर्तियां रामलला के नए निवास की भव्यता का एहसास कराती हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, अयोध्या की गलियां भी रोशनी से सराबोर हैं। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले अयोध्या की रौनक देखते ही बन रही है और नई रामनगरी दुनिया भर से आने वाले अतिथियों के स्वागत के लिए संवर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बिहार लिए चलते हैं आपको। बिहार के आरा में एक इंजीनियर ने पानी पर तैरता आशियाना बनाया है। इस पहल का मकसद है बाढ़ आपदा में फंसे लोगों को बचाना और साथ ही साथ इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। खास बात यह है कि गंगा नदी पर तैरते इस खूबसूरत से मकान को महज 6 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये डल झील का किनारा नहीं, ये बिहार के आरा में बीच महुली गंगा का नजारा है। शिकारे की खूबसूरती की झलक लिए ये मुकम्मल तैरते मकान है और इसे मुमकिन किया है यहीं के एक इंजीनियर बेटे ने। गोबर की ईंट, मिट्टी, चूना और बांस बल्ली से तैयार ये अनोखे मकान इको टूरिज्म के साथ बाढ़ के हालात में भी मददगार साबित होंगे। इंजीनियर प्रशांत कुमार ने महज 6 लाख रुपए की लागत में ये कमाल करके दिखाया। बाढ़ की विभीषिका से जूझने वालों के लिए ये सपनों के संसार जैसा है। इस घर में 6 से 7 लोग आसानी से रह सकते हैं। इतना ही नहीं, इस घर में एक किचन और बायो टॉयलेट की भी व्यवस्था है। आपको घर का एहसास दिलाने के लिए यहाँ आंगन भी मिलेगा। ये जो घर है, इसको बनाने का जो मूल कारण है वो है कि बाढ़ के चलते जो बाढ़ पीड़ित लोग जो विस्थापित होते हैं उसको रोकने के लिए, जो अपना घर छोड़ करके और मजबूर हो जाते हैं रोड के बीच में जाके रहने के लिए, अगर हमारा घर का व्यवस्था ऐसा हो कि बाढ़ आए और ये अपनी जगह पे तैरने लगे तो वो चीज रुक सकता है। ये बाढ़ पीड़ितों की जहां मदद करेगा वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। इको पर्यटन की दिशा में प्रशांत कुमार की ये पहल अहम साबित हो सकती है। खास बात यह है कि इस मकान में खूबसूरती का भी पूरा ख्याल रखा गया है, जिससे पर्यटक इसकी ओर आकर्षित हों। इस घर को हैंडमेड क्राफ्ट से सजाया गया है। हैप्पीली इको टूरिज्म का एनवायरनमेंट डेवलप होता है तो उसको करने में बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा कि हम अपने क्षेत्र में ऐसा कर सकें कि देश विदेश के लोग आए, देखें और घूमें और बिहार का नाम ऊपर। आरा के प्रशांत कुमार के कमाल को देखने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई जमकर तारीफ कर रहा है। इन सब से अलग इनकी ये पहल एक नई उम्मीद की ओर ले जाती है। बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के साथ ही इको टूरिज्म का अवसर भी तलाशती है। सोनू कुमार सिंह, आरा, बिहार, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मौसम की। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत को फिलहाल ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में हल्की फुल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। वहीं पहाड़ों पे भी सर्दी का सितम जारी रहेगा। हालांकि हिमाचल के कुछ पहाड़ी इलाकों में 11 तारीख के आसपास बर्फबारी और बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली का न्यूनतम पारा 8 से 15 डिग्री के बीच चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी और आसपास के इलाके में कोहरे का असर बना रहेगा, साथ ही हल्की बारिश के भी आसार हैं। फिलहाल यहां ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं। वहीं पहाड़ों पर भी सर्दी शबाब पर है। शिमला यूं तो इन दिनों सैलानियों से गुलजार है, लेकिन हिमाचल के पहाड़ी इलाकों की तरह यहाँ भी नए साल की पहली बर्फबारी का इंतजार है। हालांकि मौसम विभाग ने जल्द ही इस इंतजार के खत्म होने की उम्मीद जताई है। यहाँ 1-2 दिन में बर्फबारी की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक इस इलाके में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। वहीं हिमाचल की लाहौल घाटी में तापमान -15 डिग्री तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से नदी नाले जम गए हैं और यहाँ के लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। ठंड के कारण हम लोगों को मतलब बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। दिन के समय धूप में भी तपिश बहुत कम है। इस बार जो है लाहौल में
न्यूनतम तापमान जो है -15 तक डिग्री तक नीचे लुढ़क गया है। लेकिन कोकसर जैसे है, लोसर है, जो हाइट पे गांव है, वहां तो 20 से 25 तक डिग्री नीचे चला गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी, कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर और बिलासपुर में धुंध का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का मानना है कि 11 तारीख के आसपास हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी और बारिश की संभावना है। शिमला से विकास शर्मा और लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।